के केयर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे इतिहास के 6th क्लास के हिंदी मीडियम का। देखिए क्या, कब और कहाँ। तो देखिए, राशिद बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाहें एक कुर्सी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी, यह कोई कैसा जान सकता है, यह कितने वर्ष पहले हुआ था, कैसे पता लगा। ये जानने के लिए कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ, यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटों, शिकारियों, पशुपालकों, किसको, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह नहीं, हम यह पता कर सकते हैं कि उस बच्चे कौन कौन से खेल खेल सकते थे, कौन सी कहानियाँ सुन सकते थे, कौन से नाटक देख सकते हैं, फिर कौन कौन से संगीत गाते थे। अब आगे देखिए यहाँ पर लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों से विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों के आखेट शिकार भी करते थे। और आगे यहाँ पर देखिए, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान तथा किर्तर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसे फसलों को उपजाना शुरू किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्या पहाड़ी का पता लगाओ। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र जहाँ खेती विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल का उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। वो कहाँ है, विंध्य के उत्तर में स्थित है। अब आगे देखिए यहाँ पर मानचित्र में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं, सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया तथा देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही राज्य की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव महाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में थे, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी काफिलों में भी, तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु के लोगों की शिक्षा और सलाह देते हुए गाँव से दूसरे गाँव के एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावास भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार जानने का अवसर मिला। आगे यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से मानचित्र एक के देखो। पहाड़ी और पर्वत, समुद्र इस महाद्वीप की प्रकृति सीमाओं का निर्धारण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं का पार करना आसान नहीं थी। जिन्होंने चाहा ऐसा कर सके, ये पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीपों के बसे कुछ लोग यहाँ भी आए, यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में समृद्धि किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के एक दूसरे के विचारों को अपनाते हैं। देश का नाम, अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान तथा ईरान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों ने सिंध के ईदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक 3500 वर्ष पुराना कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना और पढ़ना। इस पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाती है। अंग्रेजों में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला। ये पांडुलिपि प्रायः ताम्रपत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीकों से भोजपत्र पर लिखा मिलती है। अब यहाँ पर देखिए, इतने वर्षों में इन कई पांडुलिपियों की कीड़ों ने खा लिया था तथा कुछ
तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्रायः यह पांडुलिपियाँ मंदिरों विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं में जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य तमिल प्रकृति भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेखों भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्य का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। अब आगे यहाँ देखें। इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तु अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बनी इमारतों और अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों अभिलेख लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इसके विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। जब हम लिखते हैं कि तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी अरमाइकी नामक 2 विभिन्न लिपि भाषाओं में है। प्राचीन नगर में प्राप्त इस तरह के पात्रों का प्रयोग 47 वर्ष पूर्व होता था। एक पुरानी चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों को ये सिक्के कैसे भिन्न है अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसा तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाली होती है। पुरातत्व जानवरों और चिड़िया तथा मछलियों की हड्डी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्विक से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत का जानने का प्रयास करते हैं। अतीत या एक यानी क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? हाँ, यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य का और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत क्या था, भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय विदेश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर और शिकार करके तथा फल फूल संग्रह के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहते। इस तरह भेद अतीत में विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह के भेद है। उस समय शासक अपनी विजय लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा अनेकों द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन के जानने की मदद मिलती है। हालांकि अभी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर कोई भी तुम्हें तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उन तिथि की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 इसी तरह कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की यानी गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्म तिथि से की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक 2000 को अपनी आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व तिथियों का उल्लेख करेंगे।